कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में से एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बूम! यश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे वो एक घातक दुश्मन का सामना कर रहा था। उसका शरीर बर्फीला हो गया था। यश अस्थि भेदी ठंड को सहन नहीं कर सका। वो बिना किसी छवि के कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। यश की हालत देखकर माया भी चौंक गई और उसने कार्तिक की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सन, क्या हुआ तुम्हें? मदन घबराकर आगे बढ़ा। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मदन चिल्लाया और उसके शरीर से एक आंतरिक शक्ति योद्धा की आभा फूट पड़ी। कार्तिक तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। एक एनर्जी जो मदन की शक्ति से कई गुना अधिक भयानक थी। उसने मदन को बुरी तरह कुचल दिया। मदन इतना डर गया था कि वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। महागुरु! विभोर ने सदमे से कार्तिक को देखा। उसके होंठ कांपने लगे और उसका शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। वो अतुलनीय रूप से भयभीत लग रहा था। उचोंग! विभोर भी अचानक से जमीन पर गिर गया। कार्तिक उसे देखकर व्यंग में मुस्कुराया। तभी अचानक उसके शरीर से और भी तेज आभा फूट पड़ी। आ! यश चीख पड़ा। कार्तिक ने तिरस्कार से उसे देखते हुए अपनी एनर्जी वापस अपनी तरफ खींच ली। कार्तिक के शक्तिशाली दबाव से विभोर और उसका पोता अधमरे हो चुके थे और इस वाकये ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वे जमीन पर घुटने टेके हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें लकवा मार गया और चेहरों पर साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सॉरी। विभोर जायसवाल और उसके पोते यश ने कार्तिक को भयभीत भाव से देखा। कार्तिक की पोजीशन इस वक्त बहुत बड़ी थी और उस तक पहुंचा नहीं जा सकता था। यह कल्पना करना भी कठिन था कि 20s की एज में एक युवक स्पेस आर्ट में महागुरु होगा। इस तरह की प्रतिभा को केवल प्राचीन स्पेस दुनिया की प्रतिभाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के एक परिवार का शिष्य इस उम्र में आंतरिक शक्ति का होना पहले से ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये तो अनाथ है ना, तो फिर इसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? विभोर अंदर ही अंदर अपने हृदय में कांप उठा। 3 साल पहले उसने सुना था कि माया ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और वो दूसरी पार्टी एक अनाथ था और इस वजह से मेन ब्रांच के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जिस बेकार इंसान का उपहास किया गया था उसमें वास्तव में ऐसी शक्ति थी। अगर उसे जायसवाल परिवार में शामिल होने की अनुमति दी जाती तो क्या जायसवाल परिवार एक बार में पुणे शहर का नंबर 1 परिवार नहीं बन जाएगा? विभोर ने अभी एक शब्द कहा था जब वो कार्तिक की ठंडी आंखों से डर गया था। उसके आगे उसके हल्के से हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। कार्तिक ने विभोर और बाकी दोनों को उदासीन भाव से देखा। उसने केवल एक जन्मजात महागुरु के दबाव को उजागर किया था, लेकिन इसने उन तीनों को पहले ही कांपने पर मजबूर कर दिया था। वे फाउंडेशन फेज के योद्धा थे। अब से जायसवाल परिवार उसे नीची दृष्टि से नहीं देखेगा। जायसवाल परिवार का सबसे मजबूत पितामह विभोर जायसवाल खुद स्पेस एनर्जी फोर्स के शुरुआती चरण में ही था। गुल! विभोर का मुंह सूख गया था और उसे अचानक ही बाहर थूकते हुए सांस ली। माया की ओर देखते ही उसकी आंखें कांप उठी और कहा, क्या ये व्यक्ति सच में तुम्हारा पति है? क्या यही कार्तिक है? जैसे ही माया बोलने वाली थी, कार्तिक ने कहा, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे जायसवाल परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे
इससे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं माया का बड़ा दादा और जायसवाल परिवार का पितामह हूं। ये कैसा रवैया है? विभोर ने धीमी आवाज में कहा। कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में उसे देखा। इसका उससे क्या लेना देना था? मुझ पर यह हास्यास्पद भावनात्मक कार्ड मत खेलो। मुझे अच्छे से याद है कि आपने इतने वर्षों में मेरी मिकी के साथ कैसा व्यवहार किया है, इसलिए आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इतना कहकर वो माया का हाथ खींचते हुए उसे लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के चले जाने के लंबे समय बाद तक विभोर और बाकी दोनों ने आखिरकार कार्तिक के भयानक दबाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से कुछ सीधे खड़े नहीं हो सके और जमीन पर जमे हुए खड़े हो गए। डैड, वो बहुत डरावना है, यश ने डर के मारे कहा। मदन ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अपने दांत पीस लिया और कहा, सब खत्म हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में मेन ब्रांच ने माया के परिवार के साथ जो किया है, उसे देखते हुए कार्तिक हमें कभी चैन से नहीं जीने देगा। विभोर ने कोई आवाज नहीं की। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, वो हिम्मत नहीं करेगा। माया जायसवाल परिवार की सदस्य है और क्योंकि कार्तिक माया का हस्बैंड है, वो ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन दादाजी, उनका पहले ही तलाक हो चुका है, यश ने याद दिलाया। उनके लुक्स को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों फिर से एक साथ हो चुके हैं, विभोर ने ठहाके के साथ कहा। क्योंकि कार्तिक ने माया के साथ वापस आने का फैसला किया था, इसलिए उसे मेन ब्रांच की बात सुननी होगी। इस समय विभोर ने किशोर और उसके परिवार को उसकी ओर चलते देखा। उसने तुरंत एक ठंडी थपकी दी और कहा, तुम सब लोगों को हमारी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। आखिरकार कार्तिक तुम्हारे परिवार का ही तो सदस्य है। ये सुनते ही किशोर और अन्य लोगों के चेहरे पर कड़वे भाव थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माया की वजह से कार्तिक ने उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। जब वे अभी उस मेन टेबल पर बैठे थे, कार्तिक ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे जीजू ने अभी जो भी कहा उसे गंभीरता से ना लें। आखिरकार वो आमतौर पर बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो फिर क्या होगा, उसका अंदाजा तो कार्तिक ने उन्हें एक अलग तरीके से चेतावनी दी। उसे मेन ब्रांच के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कार्तिक के साथ जो एक बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति था, उसे स्वाभाविक रूप से उसका फायदा उठाना पड़ा। विभोर, मदन और यश के चेहरे ऐसे जल गए जैसे उन्होंने अभी अभी एक जलती हुई चिंगारी का सामना कर लिया हो। उन्होंने किशोर और उसके परिवार को एक नजर देखा और फिर चुपचाप बिना किसी शब्द के वहां से निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो तीनों ही दुम दबाकर वहां से खिसक लिए हों। उन तीनों के जाने के बाद किशोर और बाकी भी अपने अपने घर लौट गए। आज रात जो हुआ उससे उन्हें पछतावा हुआ। क्या तुमने अभी अभी यहां आए ऊर्जा के उतार चढ़ाव को ठीक से महसूस किया? शाइनिंग स्टार होटल के बाहर काले रंग की ऑफ रोड कार में काले सूट में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक प्रताप जाधव था, जो कार्तिक के स्लॉथ को समाप्त करने के बाद के दृश्य का इंचार्ज था। चीफ, वो व्यक्ति जिसने अभी अभी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वो महागुरु था। उसके पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है? क्या ये प्राचीन स्पेस परिवार से है? प्रताप के बगल में बैठे युवक हितेन लाड ने कहा। प्रताप ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आदमी साधारण नहीं है। क्या हाल ही में पुणे शहर में एक रहस्यमय महागुरु अचानक नहीं आया था? मुझे संदेह है कि ये वही है। ये संभव है, लेकिन सर, हम यहाँ उस रहस्यमय विशेषज्ञ को खोजने के लिए आए हैं
जिसने उस आलस के दानव को मार डाला, इसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? प्रताप ने अपना सिर हिलाया और कहा, हितेन, ये अब सूचना युग है। क्या तुम्हें कोई ट्रेसेस मिले हैं? कैसे ट्रेसेस? हितेन हैरान था। प्रताप ने अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज था और उसमें उस किराएदार का कमरा था जिस पर स्लॉथ मतलब आलस का कब्जा था। इससे पता चलता है कि कार्तिक स्लॉथ के वास्तविक शरीर के प्रकट होने से पहले उसके संपर्क में आ गया था। लायन ग्रुप की शक्ति के साथ उनके लिए एक अपार्टमेंट का सीसीटीवी वीडियो प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हितेन को विश्वास नहीं हो रहा था। वीडियो पर टाइम स्टैम्प उस समय के बहुत करीब था जब स्लॉथ का असली शरीर दिखाई दिया था। दूसरे शब्दों में, उस कार्तिक नाम के इंसान में सच में कुछ तो गड़बड़ है। अचानक ही इस शहर में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है और इन सब का कनेक्शन सिर्फ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहा है, कार्तिक मेहरा। उस वीडियो में संदिग्ध कार्तिक था, लेकिन आलसी के पास तो नवजात कल्टीवेशन का बेस है। आखिरकार वो सिर्फ एक जन्मजात महागुरु है। हितेन अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि कार्तिक वही था जिसने आलसी को मारा था। प्रताप चुप था। कार्तिक की विस्फोटक आभा के बीच उसने महसूस किया कि एक बल जानबूझकर दबा दिया गया था। इसने संकेत दिया कि कार्तिक के पास और भी अधिक ताकत है। चीफ, ये खतरनाक है। हितेन अचानक दहशत में चिल्लाया। प्रताप ने नीचे देखा और देखा कि उसके फोन का वीडियो बाहर से हटा दिया गया था। लायन ग्रुप का नेटवर्क स्वतंत्र था और रक्षा स्तर उच्चतम था। कोई बाहर से इन्वेड करके उनके नेटवर्क के अंदर का वीडियो कैसे डिलीट कर सकता है? ये असंभव था। टैप करें, टैप करें, टैप करें। फोन की स्क्रीन पर एक अजीबोगरीब स्पिरिट ग्लिफ दिखाई दिया। ये इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स था जिसे कार्तिक ने इंटरनेट के साथ जोड़ा था। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से प्रकाश आगे पीछे बह रहा था। उसके तुरंत बाद प्रताप और हितेन की चकित निगाहों के नीचे कुछ शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। मुझे परेशान मत करो। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ की आकृति और वो शब्द गायब हो गए। प्रताप और हितेन एक लंबी गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये वास्तव में कार्तिक की चाल थी। कार्तिक ने कैसे देखा और उसे पता भी कैसे चला कि वे उसे ढूंढ रहे थे? चीफ, क्या हमें अभी भी उस व्यक्ति से संपर्क करने की जरूरत है? हितेन ने पूछा। प्रताप ने कुछ देर सोचा और कार्तिक का चेहरा छापने के लिए वीडियो निकाला। उसने कहा, वो डेटा को हटा सकता है और मटेरियल सबूतों को नष्ट कर सकता है, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। चलो वापस चलते हैं और इस व्यक्ति की जांच करते हैं। ऑफ रोड वाहन अनियंत्रित होकर वहां से चला गया। मिकी, क्या तुम लायन ग्रुप के बारे में जानती हो? कार्तिक ने अपने नेटवर्क में हैक किए गए इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स के माध्यम से विरोधी पक्ष की पहचान का पता लगाया। दरअसल जब उन्होंने वीडियो को ओपन करने के लिए क्लिक किया तो नेटवर्क पर मौजूद इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स ने देखा और उसे सूचना दे दी कि कोई उसकी जांच कर रहा है। लायन ग्रुप? लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? माया की चमकीली आंखें आश्चर्य से चमक उठी। लायन ग्रुप योद्धाओं की आधिकारिक शक्ति थी और इसने सभी योद्धाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। यदि कोई योद्धा लापरवाही से कार्य करने का साहस करता तो वे उसे दबा देते। कार्तिक ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि जल्द ही में कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे, भले ही मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी हो। माया ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और कहा, लायन ग्रुप के लोग? कार्तिक ने कुछ नहीं छिपाया और सिर हिलाया। तुम लायन ग्रुप के लोगों से क्यों संबंधित हो?
मेरा मतलब है कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तुमने कुछ गलत नहीं किया, है ना? माया ने कार्तिक को चिंता से देखा। लायन ग्रुप उन सभी स्पेस कलाकारों से निपटता था जो नियमों का पालन नहीं करते थे। कार्तिक ने माया का सिर खटखटाया और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम क्या सोच रही हो? लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाओ सब कुछ। जब सोल्जर्स आएंगे तो वे पानी को रोक देंगे, और जब पानी आएगा तो पृथ्वी अवरुद्ध हो जाएगी। माया ने कंधे उचकाए। लायन ग्रुप के अपने नियम थे और वे लापरवाही से काम नहीं करते थे, और ना ही अब करेंगे। जब वे मार्वल गार्डन पहुंचे तो गाड़ी से उतरते ही कार्तिक और माया के साथ गार्ड्स ने सम्मानजनक व्यवहार किया। वे हवेली नंबर 1 में रह रहे उच्च वर्ग के बन चुके थे। तो माया, क्या तुम्हें सचमुच मेरे पीछे चलना है? कार्तिक ने पूछा। माया ने कार्तिक को नाराजगी से देखा। अब तुम तो मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं होगे, है ना? कार्तिक मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। माया ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा, मेरी कार अभी भी तुम्हारे पास है, मैं उसे यहां से ले जाने के लिए आई। ओह, मैं सच में जा रही हूं। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। माया रोना चाहती थी, लेकिन उसे रोने का मन नहीं कर रहा था। कार्तिक ने मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? माया का हृदय आक्रोश से भर गया। जब वो वहां से जाने ही वाली थी तो उसने मुड़कर कार्तिक से पूछा, कार्तिक, अब हमारे बीच किस तरह का रिश्ता है? उसने कार्तिक को आशा से देखा। हालांकि उन दोनों ने पहले ही कबूल कर लिया था, फिर भी वे एक दूसरे से कुछ अपरिचित थे। माया कार्तिक को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या जवाब होगा कार्तिक का? कौन सा रिश्ता निभाएंगे अब माया और कार्तिक?